तो 2019 का लोकसभा चुनाव खासा अहम है। हरियाणा की 10 सीटों को लेकर टिकटों की माथापच्ची भी जारी है और सियासी हलचल हरियाणा में तेज हो गई है। बीजेपी ने उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए हैं, उसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। टिकटों की माथापच्ची भारतीय जनता पार्टी में भी जारी है और अभी तक मार्च के अंतिम सप्ताह तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट लेके आए जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद इंतजार और लंबा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक छठे चरण में ये चुनाव है, लिहाजा भी उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के लिए पर्याप्त समय है। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। ऐसे में किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, या फिर छत्तीसगढ़ के फार्मूले पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर टिकट देगी, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी ही अनिल जैन हैं और इसके अलावा कई सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश भी जारी है। कुछ नए चेहरों की तलाश में भी पार्टी जुटी हुई है। आखिर किस तरह से टिकटों का बंटवारा होगा, हमारे साथ हमारे एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ पानीपत से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कथुरिया और हिसार से ब्यूरो चीफ महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं सभी लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से माथापच्ची चल रही है। महेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं। हिसार, सिरसा और भिवानी, ये 3 अहम सीटें हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की आपको क्या रणनीति नजर आ रही है अब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी 1 हफ्ते का इंतजार और उन्हें करना पड़ेगा। टिकटों के डिक्लेरेशन को लेकर करीब 7 दिन का वक्त अभी भारतीय जनता पार्टी और लेने जा रही है। जी ठीक है, मैं महेश के पास हम जाएंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे अगर जानना चाहूं, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सोनीपत की जो सीटें हैं वो भी खासी अहम हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी एक किस रणनीति पर काम कर रही है? आखिर एक कौन से ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो अब तक उभर के भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सामने आ पाए? देखिए शाकिर, अंबाला की बात करें, अंबाला चंडीगढ़ से सटा हुआ जिला है। अंबाला से कांग्रेस की बात करें तो कुमारी शैलजा का नाम लगभग तय माना जा रहा है और इसी वजह से आज राहुल गांधी अंबाला आए हुए थे। उन्होंने यमुनानगर अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित किया है और माना यह जा रहा है कि शैलजा की वजह से आज राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है, उनकी एंट्री हुई है इन चुनाव में। उसके साथ ही उन्होंने यमुनानगर से लगते हुए लाडवा, जो कुरुक्षेत्र सीट में आता है, कुरुक्षेत्र लोकसभा में, वहां भी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद करनाल में किया है। तो एक संक्षिप्त दौरे में 3 लोकसभा सीटों पर आज राहुल गांधी की उन्होंने रोड शो भी किया है, जनता से रूबरू हुए और कांग्रेस क्या करना चाहती है देश के लिए, और बीजेपी पर भी हमले किए हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की एंट्री से कांग्रेसियों का जो मनोबल है, उनमें उत्साह है जो बढ़ा है। आप सोनीपत की बात करें, सोनीपत में मौजूदा बीजेपी के रमेश कौशिक हैं एमपी, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो वहां से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा? अरविंद शर्मा जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, 3 बार के सांसद हैं, सोनीपत से सबसे पहले सांसद बने थे और निर्दलीय सांसद बने थे। यह भी हरियाणा की राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय तौर पर लोकसभा का इलेक्शन लड़े और जीत जाए। तो सोनीपत से अरविंद शर्मा का नाम लिया जा सकता है फिलहाल, जब तक फैसला नहीं होता। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, आईएएस हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, चौधरी विजेंद्र सिंह, उनका नाम लिया जा रहा है। और कांग्रेस से हो ना हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि राहुल गांधी को बहुत मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लड़ाई जो है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधी लड़ाई है। तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी के जो प्रत्याशी होंगे उनको मजबूत दिखाना, उनकी सीटें जीतना बहुत जरूरी है। तो सोनीपत सीट पर भी बड़े सोच समझकर उतारे जाएंगे। रोहतक की जहां तक बात है, रोहतक को हम हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 3 बार लगातार एमपी है, अभी तीसरी बार है। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार एमपी रहे, 3 बार रहे। उससे पहले उनके चौधरी रणवीर हुड्डा थे, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता, वो भी 2 बार वहां से एमपी रहे। तो 8 से 9 बार
एमपी जो है वो हुड्डा खानदान के लोग रहे हैं, आज तक दीपेंद्र हुड्डा है। तो रोहतक को गढ़ माना जा रहा है कांग्रेस का, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी चौधर चलती है और रोहतक के नाम से ही वो मुख्यमंत्री जाने जाते थे पिछले कार्यकाल में। तो बीजेपी तलाश करिए एक ऐसे कैंडिडेट की जो कांग्रेस के इस किले को ढहा सके, दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कर सके, वो सीट छीन सके। तो वहां भी माथापच्ची चल रही है, किसको लड़ाया जाए। ऑप्शंस बहुत हैं बीजेपी के पास, लेकिन अभी फैसला नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में बीजेपी के जो 10 के 10 कैंडिडेट्स घोषित किए जाएंगे, तो अगर गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़ दें, अंबाला को छोड़ दें, तो बाकी सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो सब जगह चेहरे जो हैं वो बदले जाएंगे। लेकिन बहुत प्रबल जो दावेदार हैं जो सीट को निकाल सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, जिनकी राजनीतिक साख है, ऐसे चेहरों पर बीजेपी दाव खेलेगी। जी शाकिर। देवेंद्र, कुरुक्षेत्र का जिक्र जरा कर लें कि कुरुक्षेत्र के रण में कौन उतर सकता है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं और कुरुक्षेत्र से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी तलाश है किसी चेहरे की, किस तरह का द्वंद्व वहां देखने को मिल रहा है? देखिए शाकिर, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी हम लोग कहते हैं, जाना माना शहर है कुरुक्षेत्र पूरे देश में। कुरुक्षेत्र में मौजूदा राजकुमार सैनी जो एमपी हैं वो बीजेपी में थे, हालांकि अभी भी बीजेपी में, उनको निष्कासित नहीं किया गया, ना उनके खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने ऐलान कर दिया है, 2 बार मीडिया में सुर्खियां बनाए उनका बयान कि मैं लोकसभा का कुरुक्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे समर्थक चाहते हैं, जो पार्टी में मेरी पार्टी को चला रहे हैं उन लोगों की इच्छा है कि मैं कुरुक्षेत्र से लड़ूं। उन्होंने ऐलान कर दिया है। नवीन जिंदल जो उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से सांसद रहे हैं, तो नवीन जिंदल का नाम लगभग फाइनल है कुरुक्षेत्र से। इधर राजकुमार सैनी होगी। बीजेपी को एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। नायब सिंह सैनी जो मौजूदा कैबिनेट में हरियाणा में मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। या उसके अलावा अरविंद शर्मा को भी रहकर ये बातें आती है कि अरविंद शर्मा को पार्टी है उनका बेहतर उपयोग करना चाहती है। कुरुक्षेत्र सीट भी उनके लिए एक विकल्प है, वो पार्टी तय करेगी, क्योंकि अरविंद शर्मा भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा मैं उस आदेश को मानूंगा। हालांकि वो करनाल को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बता रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी का कैंडिडेट अभी कौन होगा, इस पे अभी फैसला होना है सोनीपत रोहतक में। जी ठीक है महेश, मैं आपके पास आऊं। बातचीत हो रही थी हमारी सिरसा, हिसार और भिवानी को लेकर। दरअसल वहां पर किस तरह का द्वंद्व, कौन से चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो आमने सामने के चक्कर में होंगे? दरअसल बात कांग्रेस और बीजेपी की ही हम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र को बात की जाए तो जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा पहुंचे थे, वहां पर अशोक तंवर का नाम जो है वो फाइनलाइज किया जा चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक मंच से बात कह चुके हैं कि अशोक तंवर ही कांग्रेस पार्टी के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहेंगे। यानी अब अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो सुनीता दुग्गल का नाम फाइनल है, उसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। सिर्फ जो पहली लिस्ट या कहें कि 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आएगी उसमें सुनीता दुग्गल का नाम तय है और उन्हें एक तरीके से कह दिया गया है कि आप तैयारी करते रहिए। साफ तौर से जो सिरसा का रहना है वो एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक तंवर सामने आएंगे और अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से ही बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनीता दुग्गल उम्मीदवार बनी रहेंगी। इसके अलावा अगर सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो हो सकता है कि पुराने जो इंडियन नेशनल लोकदल के मौजूदा सांसद हैं चरणजीत सिंह रोड़ी, उन्हें पार्टी टिकट दे या कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र की कहानी है। अब अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक जो उठापटक की स्थिति यहां पर पैदा हो गई थी, एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो सामने आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बस में सवार नहीं थे। उसके बाद ये आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब कुलदीप बिश्नोई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां राहुल वहां मैं, उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व मंजूर नहीं है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कहीं किसी बस में नहीं चढ़ने वाले, लेकिन जहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे वहां कुलदीप बिश्नोई मौजूद रहेंगे। ये बात स्पष्ट कर दी गई है। यानी ये आप मानकर चलिए कि कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा क्षेत्र से खुद उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वो टिकट अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी नए चेहरे को इस्तेमाल करने के बजाय कुलदीप बिश्नोई जैसे जो पुराने चेहरे, जो कि स्थापित चेहरे हैं, उन्हें आजमाने में ज्यादा यकीन रखेगी, क्योंकि कांग्रेस एक क्रूशियल स्टेज में इस वक्त गुजर रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि भव्य बिश्नोई को टिकट देने की बजाय कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई पर ही दाव खेलने का काम करे। अब हिसार लोकसभा क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें तो सूत्र ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष
अध्यक्ष सुभाष बराला का है। सुभाष बराला खुद हिसार लोकसभा के चुनावी रण से उतरना चाहते हैं। उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे भी हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपनी जो उम्मीदवार बनने की जो ख्वाहिश है वो जाहिर कर चुके हैं और पूरी जो ताकत है वो प्रेमलता जो उनकी माता है और खुद विधायक हैं उचाना कला से, वो ताकत लगा रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कह चुके हैं कि वो खुद रिटायरमेंट ले लेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार है तो। अब अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र में और बड़े नाम की बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार लोकसभा के चुनावी रण में उतर सकते हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा जो कुम्हार जाति से संबंध रखते हैं, बीजेपी में आने के साथ ही एक जो बात है ये भी सामने आई कि कुम्हार जाति को ओबीसी पर दाव खेलने के लिए रणबीर गंगवा को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि कुलदीप बिश्नोई हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, तो ऐसे में अगर कुलदीप नहीं आते हैं तो रणबीर गंगवा को भी टिकट जा सकता है। यानी 3 बड़े नाम जो हैं वो पहले से सामने हैं। सुभाष बराला का नाम, कैप्टन अभिमन्यु का नाम, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम, इसके अलावा चौथा नाम अगर शामिल करें तो रणबीर गंगवा का नाम है। सबसे लंबी फहरिस्त अगर कहें तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आएगी। अब जननायक जनता पार्टी की अगर बात की जाए हिसार लोकसभा में तो नैना चौटाला ही हिसार के चुनावी रण में उतरने जा रही है। तमाम सूत्र ये कह रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हरी चुनरी का कार्यक्रम खत्म होने के साथ ही नैना चौटाला हिसार के चुनावी रण में उतर जाएंगी। हरी चुनरी चौपाल का पहले से जो तय कार्यक्रम था वो आखिरी कार्यक्रम आयोजित होने के साथ ही उनकी जो तमाम जो ओहदेदार हैं पार्टी के या तमाम जो सिपह सलार हैं, तमाम जो रणनीतिकार हैं वो हिसार में डेरा डालने का काम करेंगे। नैना चौटाला चुनावी रण में उतरेंगे और दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा के चुनावी रण में उतरने नहीं जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात की जाए तो उन्हें कोई उम्मीदवार अभी उनका कोई नाम सामने नहीं है, कोई स्थापित नाम नहीं है। किसी भी अननोन को या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देकर हो सकता है कि वो जननायक जनता पार्टी की राहें मुश्किल करने का काम करें। जीत के सवाल से, जीत के दायरे से इंडियन नेशनल लोकदल काफी बाहर है। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र सोनीची मैं आपका रुख करूं, जिस तरह से देवेंद्र कथुरिया जी ने जिस तरह से एनालाइज किया है रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सोनीपत को लेकर, दोनों ही बड़ी पार्टियां जो हरियाणा की सियासत पे उतर रही हैं, क्या लग रहा है आपको रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत किन किन नामों को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची बीजेपी और कांग्रेस में हो रही है इन सीटों को लेकर? कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति 1 सप्ताह पहले मंथन कर चुकी है जी। तो मंथन के बाद अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो अपने लेवल पर आंतरिक सर्वे करवा रहे हैं। अभी भी देखो, ये भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी ने नई परंपरा शुरू की है, वो सर्वे कराते हैं और सर्वे एक भी नहीं कई सर्वे कराते हैं और जिस सर्वे में उनको जो अनुकूल लगते हैं सर्वे, जिनमें जिसका ज्यादा बहुमत होता है, तो उसी के आधार पर वो अपनी सिफारिश करते हैं। ठीक, पहले भी सर्वे हुए थे, अब भी सर्वे हो रहे हैं और ये सर्वे की जानकारी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मालूम है और किसी को मालूम नहीं होती। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, नहीं तो अभी तक इनकी रणनीति बन चुकी थी। तो दूसरा एक कारण और भी था भारतीय जनता पार्टी में विलंब का, कि जिस तरह से फरीदाबाद में विरोध शुरू हो गया, जो भी टिकटों की घोषणा होगी, पार्टी इस बात को अवश्य मान के चल रही है कि थोड़ा बहुत तो विरोध होगा ही होगा। जो टिकट के दावेदार होते हैं उनके समर्थकों में थोड़ा बहुत रोष रहता है, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, जो चुनावी माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ माहौल ना जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी देख रही है कि दूसरे दलों की टिकटों की प्रत्याशी की घोषणा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऐन वक्त पर घोषित किए जाए ताकि विरोध का अधिक अवसर ना मिले। बाकी जहां तक उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के लिए फरीदाबाद बड़ी विकट स्थिति है कांग्रेस के लिए, कि वहां अवतार बढ़ाना आए या करण दलाल आए, तो वहां काफी गुत्थम गुत्था वाली स्थिति है। और जहां तक करनाल की बात है, कांग्रेस के लिए भी तय करने की स्थिति काफी कठिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। एक नाम भारतीय जनता पार्टी से सोनीपत या रोहतक में चौंकाने वाला हो सकता है, वो है दीपा मलिक का। पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, कल उनका मैथन हेल की रैली में जिस तरह से पदार्पण हुआ है उससे भी संकेत लग रहे हैं। तो हंसराज हंस का नाम भी आ रहा है, अंबाला से आ रहा है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी रतनलाल कटारिया पर ही दाव लगाएगी, कांग्रेस में शैलजा तय हो चुकी हैं। आप छत्तीसगढ़ का फार्मूला कह रहे थे, छत्तीसगढ़ का फार्मूला सिर्फ 2 सांसदों पर के परिप्रेक्ष्य में यहां देखने वाला होगा भारतीय जनता पार्टी का। सोनीपत में रमेश कौशिक जी को टिकट दोबारा मिलता नहीं मिलता, या भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर जी को। और कुल मिला के ये देखने वाली स्थिति है कि कांग्रेस के अंदर रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का बिल्कुल तय है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां एक इस बार उसका प्रयास रहेगा किसी गैर जाट चेहरे को लाए
राजकुमार शर्मा पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां चुनाव लड़ चुके हैं, वहां उस समय उनके लिए अनुकूल माहौल नहीं रहा। तो अब ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी रोहतक में जो काफी प्रतिष्ठा की सीट मान के चल रही है, उसको गैर जाट किसको लाती है। तो ये सब सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं। करनाल की सोनीपत से अगर जिस तरह भारतीय क्रिकेट टीम का बैटिंग क्रम बदलता है, तो उस तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की अदला बदली कर सकती है। तो ये बड़ी देखने वाली बात है और पार्टी का इस पर काफी राष्ट्रीय स्तर पर मंथन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, देवेंद्र कथुरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, महेश कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा की सियासत में टिकटों को लेकर मंथन जारी है, चर्चा जारी है और अप्रैल के पहले सप्ताह में तक जाकर स्थिति कुछ हद तक साफ होने की उम्मीद है।